हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक, और उसी में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, भूमंडलीकृत विश्व का बना। और उसी पर हम लोग आपका देख रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के जो प्रभाव हैं एक रूप से दूसरे रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं। इन सबको हम देखने का, जानने का प्रयास कर रहे थे। तो कल जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, हमने विश्व अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ हमने उसको देखा, कैसे खेती, कैसे चीजें एक दूसरे के साथ वो आपके ट्रांसफर हुई, क्या क्या रहा, और 19वीं सदी में क्या क्या चीजें थी, इनको हम लोग देख चुके थे। यहाँ तक आपका बात कर चुके थे। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम इसमें चलते हैं और देखते हैं कि टाइम है 1990, सॉरी 1890 का समय है। और इस 1890 को अगर आप गौर करके देखोगे तो 1890 तक के एक वैश्वीकरण कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी। एक ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था पूरे वर्ल्ड में, वो सामने आ चुका। क्लियर है। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापित रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीकी में गहरे बदलाव आ चुके थे। भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। हजारों मील दूर से मतलब आप देखेंगे बहुत सारे यूरोपियन खाने, आलू कहाँ से भारत पहुंच गया आप सोच नहीं सकते। और आज भारत के जो है आलू जो है वो मुख्य खाद्यान्न के रूप में काउंटिंग ठीक ठीक है। जब हम खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्यान्न पैदा नहीं कर सकते, अब ये काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे हैं। हाल ही में वहां आए और ऐसे खेतों में काम कर रहे हैं जहां महज एक पीढ़ी पहले ही संभव था। खेत जंगल में रह रहे हैं। खाद्य पदार्थ की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया गया। तो रेलवे कैसे थी? अगर भारत के किसी कोने से दूसरे कोने तक खाद्यान्न को ढोना है या उसको पोर्ट तक पहुंचाना है तो रेलवे का प्रयोग किया था। देखिए, अंग्रेजों ने रेलवे जो बनाई थी उनका मुख्य उद्देश्य एक ही था। फायदे में तो फिर दो भी थे उसके से। तो प्राइमरी उद्देश्य क्या था कि हम भारत के आंतरिक भागों से अपने व्यापार संबंधी आयातित वस्तुओं को हम देश के अंदर से निकाल कर पोर्ट जो बंदरगाह वहां तक पहुंचा सके। दूसरा, हम अगर किसी भी कोई विद्रोह की स्थिति होती है तो हम सैनिक जो हमारे हैं उनको किसी भी स्थान पर बहुत जल्दी सुगमता से उनको पहुंचा सके। दो उनके मेन मोटिव इसमें रहे थे। ठीक है। रेल नेटवर्क इसी काम में छाया गया है। पानी की जगह एक दूसरे से पहुंची है। इस जगह पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, कैरेबियन द्वीप समूह, मजदूर कम वेतन वाले, ये सारी चीजें कराए जाते हैं, ये सारी चीजें दिखाए जाते हैं। इनको हम लोग आपका एक एक करके देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है? इतना ध्यान देना है। अब कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि आयरलैंड से अमेरिका में आए एक खेत मजदूर, इस बारे में पैराग्राफ लिखिए और आप अपने यहाँ फैसला क्यों है, आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं, ये सब देखने की बात है। आप अपने यहाँ रोजी रोटी कमाने की बात करते हैं, वो सब बहुत छोटे छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव हमने अपने यहाँ पंजाब में भी देखे हैं। यह ब्रिटिश भारत सरकार का अर्ध रेगिस्तान परती जमीनों पर उपजाऊ बनाने का नहरों का जाल बिछा दिया। यहाँ पर सेमी ड्राई एरिया था, बाकी जो पड़ती जो खाली जमीन थी उनको उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया? नहरों का जाल बिछाया गया। एग्जाम्पल समझिए, बहुत सारी नहर, जैसे मध्य गंगा जो नहर बनी है यूपी में, आप उसको देखिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो परती भूमि है यानी कि जो उपजाऊ नहीं है उन क्षेत्रों पर नहर के माध्यम से इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करके हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पर कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है, अब आप देखिए भाखड़ा नंगल बांध से निकलती है और वो आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र तक जाती है। जहां संभव नहीं था खेती करना, उस कैनाल की वजह से वो खेती संभव हो पाई है। क्लियर है? और ताकि अब जहां चीजें नहीं हो रही हैं वहां हम आपकी नहर पहुंचाएंगे,
नहर से सिंचाई होगी, सिंचाई से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन से क्या होगा, निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सकती थी। अल्टीमेटली अगर कोई वो नहर बना रहे हैं, कोई भी चीज डेवलप कर रहे हैं, उनके पीछे एक अपना कॉन्सेप्ट है उनका, अंग्रेजों का, कि भाई सिंपल है, अगर एग्रीकल्चर होगा तो जिन फसलों का हम लोग आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं, जिस मात्रा में चाहते हैं हम उनको अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं, और जहां हमको भेजना है हम उनका प्रोडक्शन को भेज सकते हैं। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के स्थानों के ला, लाकर बारिश और उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी यानी कि नहर कॉलोनी बसाया गया। अब देखिए, पंजाब के इलाकों में लेकर बसे और जो उसके आसपास क्षेत्र बसे हैं उनको कहा गया है कैनाल कॉलोनी। तो कैनाल कॉलोनी क्या होती है, जो नहर बस्ती जो बस्ती है उसको कहते हैं कैनाल कॉलोनी। कोई नई तो बसी हो कैनाल कॉलोनी, उसको हम ये सारी चीजें टेस्ट के रूप में हम लोग रखते हैं, देख सकते हैं आप गौर करके इसको आगे बढ़े। देखिए, देख चुके यहाँ तक आप, थोड़ा वापस चलते हैं तो कैनाल कॉलोनी क्या होती है। देखिए, भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है, कुछ ऐसी ही कहानियां कपास की भी हैं जिनकी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को आपका पूरा किया जा सके। जो ब्रिटिश कपड़े की मांग है, जो उनकी डिमांड है, उसको कह रहा कैसे पूरा करें। रबड़ की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीजों के उत्पादन के इलाकों इतने महारत हासिल कर ली थी कि 1820 से लेकर 1914 के बीच में विश्व व्यापार में जो वर्ल्ड ट्रेड था उसमें 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। सोच के देखिए, जो हाँ 25% था वर्ल्ड ट्रेड में, हम अब कहाँ पहुंच गए, 40। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पाद, गेहूं, चावल, कपास, रो मटेरियल बेस्ड चीजें हैं, एग्रीकल्चर जो बेस्ड गुड हैं, उनका अकेले 60% हिस्सा इन्हीं का था। सोच के देखिए, यानी कि गेहूं और कपास जैसी कृषि उत्पाद, कोयले जैसे खनिज पदार्थ का ये अकेले 60% उत्पादन था। सोच के देखिए कितनी बड़ी मात्रा। तकनीकी की भूमिका, इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही। रेलवे, आपके जहाज, टेलीग्राफ, तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का परिमाण होती है। उदाहरण के लिए, औपनिवेशिक कारण, यातायात और परिवहन संसाधनों पर भारी सुविधा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी, बोगियां भार, जलोपथ आकार बढ़ाए गए, जिससे कि उत्पाद को खेती दूर दूर बाजार में कम ला सकें और ज्यादा आसानी से उनको पहुंचाया जा सके। तो क्या था कि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जो, तो किस तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, ये सारी चीजें सुनिश्चित पड़ती हैं, करती हैं कि कैसे कोई चीज ट्रांसफर हो रही है या कैसे कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना, आगे बढ़े। अब देखिए, मेलों में किसान अपने पालतू पशु लाते हैं जिन्हें खरीद फरोख्त की जाती है। स्मिथफील्ड ने लंदन में सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य तक स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी और मांस बाजार खोला गया, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइन द्वारा पूर्ति की जाती थी। देखिए कैसे बाजार था। भारत से जानवर को पहले आपका जिंदा भेजते थे, फिर क्या हुआ, जब आपका रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट आया, तब उसको मीट को प्रिजर्व करके बाहर भेज। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इन प्रक्रिया के दौरान हुई और आपको देखने के लिए मिलेगी कि ये कैसा रहा। आप एक नजर दौड़ाइए। मांस उत्पादक के व्यापार में इस प्रक्रिया में अच्छा इंतजाम मिला।
1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप मांस निर्यात नहीं किया था कि अमेरिका से यूरोप की तरफ जो मांस का निर्यात था वो नहीं किया था। केवल उस समय जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। यानी कि अमेरिका से अगर यूरोप मीट जाना है तो मीट नहीं जाता था, मांस नहीं जाता, बल्कि क्या करते, जिंदा जानवर को भेजते, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। जिंदा जानवर बहुत ज्यादा दिन तक घेरे रहते थे, बहुत सारे लंबे सफर करने में मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, बहुत का वजन गिर जाता था और खाने लायक नहीं रहते थे। इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था उस जमाने में। यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादन की मांग और उत्पादन भी कम रह गया था। आप देखिए तो मांस कम है, उत्पादन भी बढ़ गया है। जब कीमत बढ़ी तो आपका लोगों की डिमांड कम हो गई। यानी कि यूरोप में मांस खाना एक आपका बहुत महंगा सौदा था, क्योंकि वो सब कहाँ से आ रहा था, दूसरी कंट्री से हम लोग उसको ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। नए तकनीकी आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी की जगह रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित हुई। जल्द ही उनको लंबी यात्राओं पर ले जा सकते थे। ऐसे हैं जो लंबी यात्रा है वो जा सकते। देखिए आप लोगों ने, इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारे जाने लगा। अमेरिकी सॉरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, सब जगह जानवर की बजाय उनके मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। समुद्र यात्रा में आने वाले खर्चा कम हो गया। यूरोप में मांस का दाम भी गिर गया। यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिली। खुराक का मतलब डाइट होती है। उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के पास भोजन में मांसा, मक्खन, अंडे भी शामिल हो गए। जीवन स्थिति सुधरने लगी, देश में शांति स्थापित हुई और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिला। अब लोग ऐसे ही तो प्रेरित होते हैं एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। मांस के निर्यात आपका तभी संभव हो पाता है जब जहाज को ठंडा रखने की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट जब से आया तब से क्या हुआ, ये आपका मीट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का प्रयास किया गया, इनको देखा गया। यह है 19वीं शताब्दी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिर दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया की पक्ष का नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का परिमाण था। दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्र और आजीविका साधन छिड़ने लगे थे। आखिर दशक में यूरोपियों की विजय का बहुत सारे असदाय और आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी परिवर्तन आए और औपनिवेशिक शासकों में व्यवस्था में समाहित इनको कर दिया गया। क्लियर है? ठीक। देख लिया तो कैसे उनको समाहित किया गया, क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से हम देख सकते। आगे बढ़े। अब देखिए, अब आप सबसे पहले जरा एक बार अफ्रीका के मानचित्र पर नजर दौड़ाइए। पहले जरा आप एक बार अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। क्लियर है? हो गया? अब देखिए जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। आप पाएंगे कि वहां कुछ देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर यानी मानो की स्केल रखकर खींची गई हो। अब देखिए, जैसे देख रहे हो, तो लग रहा है बिल्कुल स्केल रख कर खींची गई है। ये देख रहे हो, बहुत सारे देश ऐसे हैं, अगर आप देखोगे, ये देखिए स्पेनिश कंट्री को, देखिए स्पेनिश सहारा को,
आप देखेंगे ये तो पुराना मैप है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे स्केल रख के लाइन खींच दी। क्लियर है? दुर्भाग्यवश यही भी हुआ है, और कह रहे हैं जैसे तुम कह रहे हो लाइन रख के स्केल रख के खींचा है, ऐसा ही हुआ है। अफ्रीका में कब्जे की कोशिश में लाए गए प्रतिनिधि यूरोप की ताकतों ने अपने अपने इलाकों को बांटने के लिए प्राय इस तरीके का सहारा लिया। बहुत सारी शक्तियां उन्होंने कहा भाई हम बांटेंगे, तो स्केल लगाकर मैप खींच दिया। और 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों में बर्लिन में एक बैठक होती। बर्लिन कहां पर बैठक हुई? बर्लिन में, जो अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीर और उसके आसपास को हम लोग बांट। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी भारतीयों को वृद्धि कर ली, और बेल्जियम और जर्मनी नए औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने। पहले स्पेन के कब्जे से ही कुछ उपनिवेश पर कब्जा कर रहे थे। 1890 के दशक में आखिरकार वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। कैसे बन गया? औपनिवेशिक ताकत है वो आपका बन गया। आइए देखते हैं कि उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक समाज की आर्थिक व्यवस्था, रोजी रोटी के संसाधनों पर क्या असर पड़ा, ये सब दिखाई देता है। कैसा है? ये सब दिखाई देता है। क्लियर है? तो देखिए, लोगों ने अफ्रीका को लाइन रख के खींचा बांटा। हमारा क्षेत्र इतना है, हम इतने पर शासन करें, तरीके से करेंगे, ऐसा रहेगा। इन सब चीजों को आप, और ये हुआ है। आगे बढ़े। अब देखिए, मध्य अमेरिका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली और उनकी टोली दिखाया गया। देखिए, मध्य अफ्रीका में सर हेल्टन मार्टिन स्टैनली स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल तक अफ्रीका के क्यूस्टन नामक मिशनरी की खोज के लिए भेजा गया था। उस जमाने में अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषण स्टैनली हथियार लैस होकर उन्हें वहां के जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धा और मजदूरों को भी इकट्ठा कर लिया। स्थानीय कबीलों के साथ अफ्रीकी भूदृश्य पड़ताल, ये सारी चीजें यहाँ बनाई गई और दिखाई गई, और इनको हमने देख लिया, और केवल अन्वेषण ही जानकारी इकट्ठा की, और ये सारी चीजों को हम इसमें देख चुके हैं। देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी बच्चे का? तो इस प्रकार बहुत सारी जगह, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, दिखाई गई हैं। बात करते हैं रेंडरपेस्ट, मवेशी प्लेग। एक बीमारी फैली थी रेंडरपेस्ट, और ये मवेशी यानी के जानवरों में फैलने वाला एक प्रकार का प्लेग था। प्लेग बेसिकली चूहों की चूहों से फैलता है, और पहले मनुष्य में फैलता था। ह्यूमन आपके बॉडी में भी ये आपका ट्रांसमिटेड जो आपकी डिसीज थी ये थी, लेकिन ये रेंडरपेस्ट जो आपके मवेशी हैं जानवरों में फैली। अफ्रीका में 1990 के दशक में रेंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह ही फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस बात का अच्छा उदाहरण औपनिवेशिक समाज में यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों को प्रभाव में बड़े पैमाने पर असर पड़े। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में घटनावश फैली गई मवेशी बीमारी भी हजारों लोगों का जीवन का भाग्य बदल कर दिया, दुनिया के साथ ही संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। कैसे है नई शक्ल? अब बीमारी आई, जानवरों को अपनी चपेट में लिया, तो बहुत बड़े स्केल पर जानवर मरने लगे। जानवर मरे तो मीट की मांग बढ़ने लगी, और उत्पादन कम हुआ।
घी, दूध, मक्खन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो खांड फिर के अगर आप बात करें टोटली खाद्य संकट जैसी स्थिति द्वारा इस रेंडरपेस्ट यानी कि जो हमारा बीमारी थी ये आपका मवेशी प्लेग, इसने बड़ा प्रभावित किया और ये इसका एक कारण बन रही। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन पर भी कोई भी कमी नहीं थी जब वह आबादी बहुत कम थी। तो ये सारी स्थिति आबादी के रूप में हम इसको देख सकते थे जो रेंडरपेस्ट पड़ रहा था। अब कह रहे हैं कि सदियों तक अफ्रीका की जिंदगी व कामकाज जमीन, पालतू पशु के सहारे ही चलती थी। अब या तो लैंड के ऊपर डिपेंडेंट थे वो लोग या फिर जो ये जानवर थे उनके दूध, दही, घी, मक्खन और इनके मीट से जीवित थे। 19वीं शताब्दी के आखिर तक अफ्रीका में ऐसे उपभोग का बहुत कम थे, वेतन और पैसे खरीदा जा सकता था। अफ्रीका के लिए किसान होते थे, अफ्रीका के पास जमीन, पालतू पशु थी, वह कोई काम नहीं करते थे। शायद इस बात को समझा नहीं जाता था कि वेतन के लिए वो क्या जरूरी है। तो ये सारी चीज हम लोग देखते हैं भाई क्या वेतन के लिए जरूरी है, कैसे किस तरीके से उन सब चीजों को किया जाए, इन सब पर हम लोग देखते थे कि रेंडरपेस्ट बीमारी किस तरह की थी। 19वीं शताब्दी के आखिर में यूरोपीय ताकत अफ्रीकी और विशाल भू क्षेत्र खनिज भंडार को देखकर भी महाद्वीप आकर्षित नहीं हुए। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागान खेती के लिए खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें यूरोप वापस भेजा जा सके। ऐसी समस्या पेश की जिससे कि उनकी उम्मीद नहीं थी, जहां लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते, सैलरी बेस मजदूर नहीं बनना। ये है तो इस पर कोई बात नहीं थी। चलिए अब बच्चों की डिमांड है कि थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, अभी पढ़ा देते हैं। तो देखिए विल्ज नदी को पार कर कर ट्रांसवेल में सोने की खदान पर पहुंचा एक छोटा सा आसान रास्ता था। जो बीटर सेंट से सोने की खोज और बीमारी और मौत की आकांक्षाओं के रास्ते कठिन मौजूद थे इलाकों में। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया सोने का उत्पादन अफ्रीकी हिस्से इन पर सब कुछ कर चुकी थी। ये हिस्से आपके बढ़ चुके थे, देख चुके। क्लियर है? चलिए तो मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोक रखने की मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे का मतलब वो तरीके अपनाए, लेकिन बात नहीं बनी उन पर भारी भरकम लाद दिया गया जिनका भुगतान केवल तब ही किया जा सकता था। इन सबको हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर है, ध्यान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल हम लोग आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, इतना ही देखेंगे। तो रेंडरपेस्ट बीमारी स्वाभाविक तौर पर अफ्रीका में कैसे आई, क्या उसने जन सामान्य को प्रभावित किया, इन सब चीजों को देखेंगे। फिलहाल आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।